यार मुझे नहीं पता कि कितने लोग मेरे से एग्री करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन एक बात जो है वो मैं कहना चाहता हूँ आप सभी को और शायद कई लोग मेरी ये बात अगर आप सभी को पसंद ना आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा कि नहीं यार अविनाश भाई आपकी इस बात से एग्री हम नहीं करते हैं। दरअसल मेरा ये मानना है कि बाबर आजम ने जो रेड बॉल सॉरी व्हाइट बॉल फॉर्मेट में उनका जो परफॉर्मेंस रहा है यानी कि ओडीआई और टी20आई में वैसा परफॉर्मेंस जो है ना वो टेस्ट क्रिकेट में नहीं दे पाए। मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है। जो मैं देखता हूँ ओडीआई में 20 सेंचुरी है। अगर यही 20 सेंचुरी बाबर आजम के टेस्ट क्रिकेट में होते ना तो मतलब आप सोचो कि बहुत और ज्यादा बहुत बड़े बल्लेबाज बन गए होते। आप समझते हो टेस्ट क्रिकेट में जब आप परफॉर्मेंस देते हैं ना तो बहुत ज्यादा आपका कद जो है ना वो बहुत ज्यादा ऊंचा हो जाता है। मतलब एक क्रिकेट लेगेसी के तौर पे आपका नाम लिया जाने लगता है क्योंकि आप व्हाइट बॉल में कितने भी अच्छा प्लेयर क्यों ना हो, लेकिन जब तक आप टेस्ट क्रिकेट में अगर आप प्रूव अपने आप को नहीं करेंगे ना तो फिर हिस्ट्री आपको याद नहीं रखेंगे। यूनिस खान का नाम क्यों लोग याद रखते हैं जबकि यूनिस खान का कोई परफॉर्मेंस नहीं है लेकिन उनके 10,000 टेस्ट क्रिकेट में रन्स हैं, ये याद रखिए। उनका ओडीआई में कोई परफॉर्मेंस नहीं है इतने ढंग का। बाबर आजम तो फार बेटर है उनसे ओडीआई में। लेकिन महान बल्लेबाजों की बात होती है पाकिस्तान की तरफ से तो लोग इंजमाम उल हक का नाम लेते हैं, लोग लेते हैं यूनिस खान का नाम लेते हैं। खुद पाकिस्तानी फैंस जितने भी हैं वो भी यूनिस खान का नाम लेते हैं कि भाई यूनिस खान ने तो फोर्थ इनिंग्स में 5 सेंचुरी समथिंग उन्होंने बनाई है। 50 समथिंग का उनका एवरेज होगा अगर मैं गलत नहीं हूं तो। वो इसीलिए लेते हैं क्योंकि टेस्ट क्रिकेट को सबसे ज्यादा तवज्जो मिलती है। आप अगर ग्रेटेस्ट में होना चाहते हैं तो आपको टेस्ट क्रिकेट में परफॉर्मेंस करके दिखाना पड़ेगा। और समहाउ इसी वजह से मुझे लगता है कि बाबर आजम थोड़े से अंडर अचीवर रह गए। आप सोचो ना बाबर ने 2015 या 2014 में उन्होंने डेब्यू किया था, ठीक है, शायद 14 या 15 में किया था। 11 साल हो गए हैं और इन 11 साल में अगर आप देखेंगे बाबर आजम ने तो ओडीआई और टी20आई बहुत ज्यादा उन्होंने खेला, बहुत ज्यादा। टी20आई तो बहुत ज्यादा खेला है, ओडीआई लेकिन टेस्ट क्रिकेट में बाबर आजम ने वैसा परफॉर्मेंस नहीं दिया। अगर इन 10 सालों में बाबर आजम के कम से कम 15 या 20 सेंचुरी भी रहती ना, टेस्ट क्रिकेट की मैं बात बोल रहा हूं, तो भी बहुत अच्छा कहा जा सकता था। मतलब बाबर आजम के बाद के जो प्लेयर्स आए ना उनके ज्यादा सेंचुरी हो गए हैं टेस्ट क्रिकेट में। बाबर आजम का मैं देखता हूं ना तो मुझे बड़ा बुरा फील होता है कि आई थिंक 9 सेंचुरी होंगी शायद इनका टेस्ट क्रिकेट में, अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद 8 या 9 सेंचुरी है। यही जो है ना 9 से मान के चलो कि 9 ही है, तो 9 से ये अगर 15-18 होता ना टेस्ट क्रिकेट में तो यार बहुत 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 ज्यादा ही बाबर आजम के लिए फायदेमंद होता। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये जो वेस्ट इंडीज का टूर है ना जिसमें बतौर कप्तान गए हैं खेलने के लिए, यहाँ पर अगर बाबर के बल्ले से रन्स नहीं आते ना मेरी जान तो बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। और रन्स करने का मतलब ये नहीं है कि आपने 70-80 रन कर दिए। रन्स करने का मतलब होता है डैडी 100। कम से कम आपको 160, 170, 180 डबल सेंचुरी ऐसा आपको स्कोर करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि बाबर में वो काबिलियत नहीं है कि नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन वही है ना कि बाबर ने इतना ज्यादा वाइट बॉल फॉर्मेट उन्होंने खेला हुआ ना कि रेड बॉल में अडेप्ट करने में कंडीशंस को फिर कहते हैं ना कि बड़ा मुश्किल रहा है वो चीज खुद बाबर आजम के लिए। और ये जो 3 साल उनका बर्बाद गया है ना, बहुत अच्छा कर रहे थे ना, आप देखो ना 2019, 2020, 2021, 2022 तक भी इन्होंने ठीक ठाक किया। 23, 24, 25 बड़ा खराब रहा और 26 जो है ठीक ठाक वाला जा रहा है। मतलब ऑन एन एवरेज ठीक ठाक वाला जा रहा है, ना ज्यादा बढ़िया ना ज्यादा खराब। तो मुझे ऐसा लगता है हाँ, पीएसएल में ट्रॉफी उन्होंने जिताई, सेंचुरी भी लगाई, वो पीएसएल को कौन याद रखेगा, नहीं है। आप अगर कुछ एक्सेल करना चाहते हैं तो टेस्ट क्रिकेट में आपका परफॉर्मेंस कैसा रहता है वो ज्यादा मायने रखता है। और हो सकता है इसीलिए मैंने स्टार्ट में बोला कि मेरी ये बात शायद बहुत सारे लोगों को बुरा भी लग सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लॉजिकली जो मेरी क्रिकेट की समझ है वो मुझे लगता है कि अगर ऐसा होता तो शायद बेहतर होता।
अभी आई डोंट नो, 2 मैचों की टेस्ट सीरीज है वेस्ट इंडीज के साथ। अगर इस 2 टेस्ट मैच में बाबर आजम के जो टोटल 4 इनिंग मान लो खेल रहे हैं उनको, इसमें से बाबर आजम के अगर एक भी सेंचुरी आ गई ना, और वो सेंचुरी अगर 150 प्लस रन की हो, तो फिर पैसा वसूल है। फिर तो आप मजे मारो, आप समझ रहे हो। लेकिन अगर इन 4 इनिंग्स में बाबर आजम की एक भी सेंचुरी नहीं आती है ना यार, तो वो मैं डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस में मानूंगा। चाहे 4 इनिंग में 4 पचासा ही क्यों ना बाबर आजम लगा दे, कहने के लिए कि उन्होंने रन्स बनाए। लेकिन बात क्या है ना कि बाबर आजम को आप उस कैटेगरी में देखना चाहते जो यूनिस खान वाला कैटेगरी है टेस्ट क्रिकेट की मैं बात कर रहा हूं, ओडीआई की तो बात ही नहीं कर रहा हूं। ओडीआई में तो बाबर आजम ऑलरेडी पाकिस्तान के वन ऑफ द ग्रेट बल्लेबाज है। पूरी हिस्ट्री अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट की उठा के देख लो, तो उसमें बाबर आजम सईद अनवर के बाद सबसे ज्यादा सेंचुरी है बाबर के। सईद के 21 है, इनके 20 है। वो भी आज नहीं तो कल रिकॉर्ड तोड़ ही देंगे, ठीक है। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि वेस्ट इंडीज टूर बाबर के लिए काफी ज्यादा अहम है, और होपफुली बाबर जो है रन्स बनाए। और मुझे लगता है कि जो अंडर अचीवर आज मैं बोल रहा हूं ना, अगले आने वाले सालों में ज्यादा से ज्यादा क्रिकेट खेले, टेस्ट क्रिकेट खेले, और उसमें रन्स बनाए तो मजा आ जाए फिर। क्योंकि आगे इंग्लैंड टूर है, इंग्लैंड में अगर 2-3 सेंचुरी आ गई तो फिर क्या ही कहने। क्योंकि वहां पे तो 6 इनिंग आप खेलोगे, 6 इनिंग में अगर बाबर 2 सेंचुरी, टोटल 5 टेस्ट मैच खेलने हैं बाबर आजम को इन 2 महीनों में, ठीक है। इसमें से अगर 3 भी सेंचुरी आ गई ना, तो मैं मानूंगा कि बहुत कमाल का परफॉर्मेंस है बाबर आजम का। बाद बाकी आप लोग बताइए कितने रन बाबर आजम बनाने वाले हैं वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड टूर पे। धन्यवाद।